हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस लेक्चर में हम जो पिछली परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की यूपीपीजीटी इकोनॉमिक्स, जो वैकेंसी आई थी 2016 में, उसकी परीक्षा हुई थी वो 2 फरवरी 2019 को हुई थी। ठीक है, तो इसके पुराने पेपर को हम देख लेंगे। पेपर देखने का हमारा ये उद्देश्य है कि हमको समझना है कि प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या होती है, उनका नेचर क्या होता है, उसी के हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे। पुराने पेपर इसीलिए देखे जाते हैं ताकि हम समझ लें, एक अपना जो है व्यू क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस जगह से पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। जब एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के साथ उस पर कुल परिव्यय स्थिर रहता है तब यह मामला क्या कहलाता है। ऑप्शन ABCD दिया गया है, आप पढ़ लीजिए। ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, लंबा पेपर होता है, 125 क्वेश्चन का, ज़्यादा समय लगेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें यही देखना है कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या होती है। तो इसमें जो है ये जो कह रहे हैं कि जब एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के साथ उस पर कुल परिव्यय स्थिर रहता है, तो ये जब एक ही लोचशील होती है, यानी कि लोचशीलता एक होती है, एक, ठीक है, तब ये स्थिति होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कॉब डगलस उत्पादन फलन Q = ALK, ठीक है, हेतु प्रतिस्थापन की लोचशीलता होती है। तो इसके लिए पूछ रहा है, कॉब डगलस उत्पादन फलन जो होता है उसके लिए प्रतिस्थापन की लोचशीलता क्या होती है। तो ये होता है 1। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा आप सतर्क रहेंगे तो आपके लिए थोड़ी ये अच्छी बात हो जाएगी। किस टॉपिक से आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो उन बिंदुओं पे अधिक ध्यान देंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मूल्य विभेदीकरण से संबंधित है। तो कह रहे हैं मूल्य विभेदीकरण में मूल्य उस बाजार में उच्च होगा जहाँ मांग क्या होगी, कम लोचशील होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन किसने लिखी है? जॉन रॉबिन्सन ने लिखी है। ठीक है, इसके पहले वाला जो वीडियो हमने डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स की करी है उसमें इन सब चीज़ों की चर्चा है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको जाके पिछला वीडियो देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तो इसका क्या परिणाम होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जनसंख्या में वृद्धि होती है इस स्थिति में। अब इसका मतलब इसको एक्सप्लेन अभी हम नहीं करेंगे, बाद में देखा जाएगा, जब इन टॉपिकों को पढ़ेंगे तब वो अच्छे से उसका विश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रवृत्ति समझ रहे हैं। चलिए, किसका विश्लेषण कहता है, इसमें मान्यता की बात करी गई है। किसका विश्लेषण इस मान्यता के साथ शुरू होता है कि अर्थव्यवस्था के उत्पाद की कुल मांग की मात्रा 4 प्रकार के व्ययों, जिसमें उपभोक्ता व्यय, निवेश, सरकारी व्यय और निवल निर्यातों का योग था। जॉन मेनॉर्ड कीन्स जो हैं, इनके विश्लेषण में ये मान्यता ली गई थी। ठीक है, मान्यताएं भी पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मौद्रिक मजदूरी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगार के मध्य प्रतिलोम संबंध की प्रथम व्याख्या किसने की थी। ठीक है, मौद्रिक मजदूरी और बेरोजगार के मध्य प्रतिलोम संबंध की प्रथम व्याख्या किसने की थी। तो इसको ऑप्शन हो जाएगा A.W. फिलिप ने करी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कीन्स का उत्पादन का नियम लागू होता है, जो इनका उत्पादन का उपभोग का नियम लागू होता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पाद निर्णय में आत्मनिर्भर होती हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, फर्म मूल्य निर्धारण और उत्पाद निर्णय में अंतर्निर्भर होती हैं। किस बाजार की स्थिति में, तो ये अल्पाकार की स्थिति में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लियोनटिव विरोधाभास बताता है कि
यूएसए के निर्यात श्रम गहन और आयात पूंजी गहन है। ठीक है, विरोधाभास की बात कर रही है तो देख लीजिए पहला ऑप्शन उल्टा लिखा हुआ है, निर्यात श्रम गहन और आयात पूंजी गहन। यूएसए के संबंध में ऐसा है क्या, आप समझिए, थोड़ा सा सोचिए, क्या ऐसा है? संरचनात्मक समायोजन सुविधा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो ये आईएमएफ के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में किस देश ने सर्वप्रथम आईएमएफ से निधि उधार लिया था? तो इसमें फ्रांस है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो इकोनॉमी से संबंधित होती हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं और आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा। बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था प्रबंधन कौन करता है? WTO करता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक अधिमूल्यित मुद्रक का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होगा? तो कह रहा है कि अधिमूल्यित मुद्रा का प्रभाव कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी, आयात को सस्ता बना देगा अपेक्षाकृत रूप से। ठीक है, चलिए, आईएमएफ और विश्व बैंक के मुख्यालय स्थित हैं, तो ये मुख्यालय भी पूछ रहा है। जीएस टाइप के क्वेश्चन भी बन रहे हैं इन सब चीज़ों से, तो ये डी वाशिंगटन डीसी में शामिल है। सिर्फ आप ध्यान दीजिए प्रवृत्ति कैसी है क्वेश्चन की। ठीक है, किसने भारत को व्यय कर शुरू करने का सुझाव दिया था? तो केल्डार ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की संस्तुति की थी? यानी कि नाबार्ड की स्थापना के लिए किस समिति ने? तो वो थी सीवारामन समिति। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। सापेक्ष करदान क्षमता एक वास्तविकता है जबकि पूर्ण करदान क्षमता एक कल्पना है, यह कथन किसने कहा? तो इसको एच डाल्टन ने कहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक गांव के कृषकों को 3 कोटियों में बांटा जाता है, पहला सीमांत, दूसरा बड़ा और फिर छोटा और बड़ा, उसके बाद प्रत्येक कोटि से 50 कृषकों का एक नमूना लिया जाता है, तो यह किस प्रकार का नमूना कहलाएगा? तो ये अनुक्रमित नमूनाकरण कहलाएगा। ये आपका स्टैटिक्स पोर्शन से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए, एक बंटन के अनुक्रम की बेहतर परखी जाती है चाई स्क्वायर टेस्ट से। ठीक है, ये आपको स्टैटिक्स वाले पोर्शन में पढ़ाया जाएगा। टी परीक्षण किसके लिए विकसित किया गया है? टी परीक्षण विकसित किसने किया है पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, सर विलियम गॉसे ने किया है। ठीक है, स्टैटिक्स के जो सवाल आ रहे हैं वो बहुत लेंदी नहीं है, केवल वहाँ से सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पूछा जा रहा है। वह मुद्रा जो या तो बेहतर आय या प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं के कारण एक देश से दूसरे देश में शीघ्रता से प्रवाहित होती है, वह कौन सी मुद्रा कहलाती है? तो ये गर्म मुद्रा होगा। इसमें देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो है गर्म मुद्रा सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? ठीक है, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस विश्व आर्थिक फोरम जारी करता है। चलिए 24 कीन्सवादियों के अनुसार रेंगती मुद्रास्फीति सहायता करती है। ठीक है, बेरोजगारी न्यूनतम और वास्तविक उत्पाद अधिकतम करने दोनों के लिए करती है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, किस समिति ने भारत में कृषि जोत पर कर की संस्तुति की थी? तो इसमें देख लीजिए कौन थे, इसमें थे राज्य समिति। ठीक है, राज्य समिति। चलिए, आरबीआई मूर्ति के 4 घटकों यथा M1, M2, M3, M4 की गणना करता है, निम्नलिखित में से गलत युग्म चुनिए। तो इसमें जो गलत युग्म है वो सी ऑप्शन है, M3 में M2 और M1 का योग शामिल होता है। तो ये हम मुद्रा वाले सेक्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि एक्सर और के व्यापार का वर्णन नहीं किया गया है, नहीं कह रहा है। तो इनमें से एक भी मॉडल में नहीं बताया गया है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं हम। 28 क्वेश्चन में कह रहा है कि अग्र अंतरणशील कर प्रभाव करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्रभाव जो है खरीदारों के
को विक्रेता से ज़्यादा प्रभावित करेगा। अग्र अंतरणशील यानी कि अग्र इसको अंतरित किया जाएगा, जो तो खरीदार होते हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है, इसे गुणक में रिसाव के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों को माना जाएगा, यानी कि बचत के लिए उच्च सीमांत प्रवृत्ति और आयात की उच्चतर प्रवृत्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राशि पातन संदर्भित करता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी है, तो इसमें से जो है ऑप्शन सी सही है। सामान्यतः राशि पतन शब्द का अभिप्राय होता है कि ऐसे मूल्य पर बेचना जहां उसी समय जो है मूल्य से कम हो, मतलब जो बाजार में प्रचलित मूल्य होता है। श्रम लगाने में फर्म द्वारा वहन की गई लागत कहलाती है। तो जो श्रम पे फर्में लागत खर्च करती हैं वो क्या कहलाती हैं? सुनिश्चित लागत, क्योंकि उसे पता है कि हमको श्रम पे कितनी लागत खर्च करनी है। ठीक है, चलिए, यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत लोचशील और विदेश आपूर्तिकर्ताओं की पूर्ति पूर्णतः बेलोच हो तो समग्र प्रशुल्क क्या होगा? ठीक है, तो इसमें जो है इस स्थिति में ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी यानी कि विदेशी उत्पादकों द्वारा देय होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालिक समीकरण की अतिजात प्रणाली का अनुमान लगाने के लिए कौन सी तकनीकी है? तो इसमें द्विचरण न्यूनतम वर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तरलता जाल वह स्थिति है जब क्या होता है? ब्याज दर बढ़ने की अपेक्षा करते हैं सभी निवेशक, तो वही होती है तरलता जाल की स्थिति। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ई शक्ति परियोजना किसने अपनाया है? तो ये करंट से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो ये नाबार्ड ने अपनाया है। तो करंट भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो जो चीज़ें करंट से रिलेटेड हो सकती हैं। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम वैकल्पिक कर निम्नलिखित में से किस कर के साथ लगाया जाता है? टैक्सेशन का ये क्वेश्चन है, निगम कर के साथ लगाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? बिक्री कर जो है वो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आता है। भारत में राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थशास्त्रियों में से राष्ट्रीय आय पर बुनियादी कार्य किसने किया था? भारतीय अर्थशास्त्रियों में पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तो VKRV राव ने किया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग से है, बैंक RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में प्रविष्ट है। इनकी भुगतान की गई पूंजी है और समग्र आरक्षित कमान 5 लाख से कम नहीं है। ये RBI को संतुष्ट करते हैं कि उनके कार्यों से जमाकर्ताओं के हित साधे जाते हैं। तो यहाँ पे अनुसूचित बैंक संतुलन खातों की संरचना व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे दिखते हैं। तो इनमें से चीज़ों को दिया गया है, इनको व्यवस्थित करना है। तो पूंजी खाता, त्रुटि और चूक, चालू खाता, आधिकारिक निपटान खाता। तो इसमें जो है सबसे पहले आपका हो जाएगा चालू खाता, फिर पूंजी खाता, फिर आधिकारिक निपटान खाता, फिर त्रुटि और चूक, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। करारोपण में समता सामान्यतः संतुष्ट की हुई मानी जाती है। तो ये प्रगतिशील करारोपण द्वारा। ठीक है, टैक्सेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और एकदम सिंपल है, बहुत टेक्निकल नहीं पूछा गया। हालांकि जीएसटी की जो परीक्षा होगी उसकी प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे क्वेश्चनों से आपका सामना होगा, लेकिन जो उसका सब्जेक्टिव पेपर होगा यानी कि मुख्य परीक्षा होगी वहाँ पे लिखित होगी। तो उसके लिए तो आपको डिटेल में तैयारी करनी ही होगी। तो अभी समय है तो हम कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि सही कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो MFA यानी कि कृषि मुक्त व्यापार, अंकटाड मतलब मुक्त व्यापार क्षेत्र, IMF मतलब भुगतान संतुलन की समस्याएं, और FMN मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो सवाल नंबर 50 है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि IMF जो है वो भुगतान संतुलन की समस्याओं को नहीं देखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्घटित
अधिमान सिद्धांत का निरूपण किसके द्वारा किया गया? तो ये पॉल सैमुएल्सन द्वारा किया गया। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं, ये मार्केट से है। विभिन्न देशों के बीच आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? एक्चुअली ये ट्रेड से रिलेटेड है। उभयनिष्ठ बाजार, मुक्त व्यापार क्षेत्र, सीमा शुल्क संघ एवं आर्थिक संघ, यही क्वेश्चन इसमें आंसर इसका सही है। ठीक है। चलिए, आयकर सामान्यतः किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो आयकर जो है वो कर देय योग्यता सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्त है? तो जनता से सरकार की उधारियां जो है वो पूंजी प्राप्तियां होती हैं। ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए, और इसके अलावा पीछे छोटे हैं क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्योंकि एक ही तरफ का देख रहे थे। चलिए, यहाँ पे देख लीजिए, भारत में निम्नलिखित में से किसका भाग कृषि और संबद्ध गतिविधियों से ऋण वितरण में सर्वाधिक है? तो ये वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा इसमें। ठीक है। बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? बजटीय घाटा में सरकार की जो निवल उधारियां होती हैं उसको जोड़ देते हैं तो वो क्या आ जाता है? राजकोषीय घाटा आ जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? तो विदेशी व्यापार नियमित करना। ठीक है। प्रायः देखा जाता है कि जो है हम लोग माइक्रो और मैक्रो को ही पढ़ने में एकदम व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखिए हर जगह से मतलब पूछा गया है, तो आप किसी भी टॉपिक को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। खासकर पब्लिक फाइनेंस हो गया, टैक्सेशन हो गया और इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। प्रतिगामी कर क्या होता है? बढ़ती आय के साथ जो है कर की दर बढ़ती रहती है इसमें, तो ये ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, और इसके अलावा जो है ये देखिए स्टैटिक्स से और एक पूछा है, वह बंटन जिसके लिए माध्य और प्रसरण बराबर होते हैं वो क्या होता है? पाइसन बंटन होता है। ठीक है। इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 से है, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है इसमें? तो ये श्रेणी इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपका आ रहा है। लाभ के अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था? तो किल्डार ने किया, द्वारा किया गया था। ठीक। तो ये क्वेश्चन और हमने कर लिया है इधर। यहाँ पे देख लीजिए और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उत्पादन की एक योजना नहीं है? तो इसमें बाकी ABC में जो लिखा हुआ है वो महिलाओं से उत्पाद एक योजना है, उज्ज्वला योजना उसके अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है। तो और चलते हैं आगे, क्वेश्चन देख चुके हैं। एक मूल्य और गुणवत्ता निर्धारक करार क्या कहलाता है? दुरभिसंधि कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन की प्रवृत्ति आप समझते रहिए। ये पेपर हम टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा इसको। ठीक है। लघु अवधि में फर्म की जो निश्चित लागत होती है वो छोड़ी नहीं जा सकती, शून्य तो हो ही नहीं सकती है। बाकी आप जब इसको पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। 65 में कह रहा है कि कौन सा पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण है? ठीक है। तो ये कृषि का है। ठीक। चलिए, MPC 0.75 है, तब गुणक का मान क्या होगा? 4 होगा। ये फार्मूले से आप रख के तब आराम से ये हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। चलिए, और के लक्षण क्या हैं? तो ये क्या कहते हैं कि मौद्रिक कारक उत्पाद एवं रोजगार को निर्धारित करते हैं, अर्थव्यवस्था की स्वसमायोजन प्रणाली जो है, और प्रत्यक्ष विकास पर राज्य की कार्यवाही, राज्य के नियंत्रण की अनुपस्थिति में बाजार माध्यम से परिस्थिति का इष्टतम उपयोग। तो इसमें जो है 2 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। ये क्लासिकल की विशेषता पूछ लिए हैं। चलिए, और कुल यहाँ पे 125 क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूछा है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकासशील देशों में किए जाने वाले FDI की रक्षा हेतु राजनैतिक बीमा की गारंटी देता है? तो यहाँ पे मीगा है। ठीक है। तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं आप पता चल जा रहा है इसको देखने से। कौन सा प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता GATT का अंतिम सत्र था? तो उरुग्वे सत्र हो जाएगा इसमें। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में भारत राष्ट्रीय बागवान मिशन NHM शुरू किया गया? तो ये
10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। लेकिन ये एग्ज़ाम कब हुआ था आपका? 2019 में। 10वीं पंचवर्षीय 2002 से 7 के बीच में चली थी। तो मतलब आपको पंचवर्षीय योजना पूरा अच्छे से पढ़ना होगा, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, बैंकिंग से सवाल आ रहे हैं, बैंक से रिलेटेड जो है चीज़ों को सब पूछा जा रहा है इसमें। और क्या देख सकते हैं हम इसमें, कीमत निर्धारण से भी सवाल आ रहे हैं आपकी, कि बेहद सस्ती कीमत निर्धारण नीति बनाई गई है प्रतिस्पर्धा को कारोबार से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आगत निर्गत तकनीकी जो है वो किस पे आधारित है? तो वासिली लियोनटीफ द्वारा, ठीक है। भारत में बीओपी में निम्नलिखित मतों पर विचार करिए। एनआरआई जमाएं विप्रेषण उक्त में से कौन सा भुगतान संतुलन के पूंजी खाते की मांग है? तो इसमें पूंजी खाते की मांग केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पीजीटी की परीक्षा में, ठीक। मुद्रा परिवर्तनीयता का विचार जैसे कि आज अर्थव्यवस्थाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से किस पे उपजा? तो ये ब्रेटन वुड्स में उपजा था, ठीक है। चलिए, और ये इस तरीके से इन्फ्लेशन हो गया, बीओपी हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। भारतीय रुपया का अवमूल्यन किया गया था 1991 में, तो सभी को पता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन अधिक अनुपातिक वृद्धि के सापेक्ष कर राजस्व में आनुपातिक वृद्धि क्या कहलाती है? यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? कर की लोचशीलता हो जाएगी, है ना। तो इसमें जो है कर की लोचशीलता हो जाएगी, ठीक। चलिए, और हाँ, गैर प्रायिकता आधारित नमूनाकरण विधि कौन सी है? तो कोटा नमूनाकरण है। AW फिलिप का मजबूत मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी अंतर जो संबंध आधारित है वो किस पे आधारित है? इसमें बताना है आपका। तो ये जो है अनुकूलक अपेक्षा परिकल्पना पर आधारित है, ठीक है। भारत में मौद्रिक समाहार के संबंध में M1 कहलाती है, संकीर्ण मुद्रा कहलाती है। M4 जो है वो सबसे बृहद मुद्रा कहलाती है। तो कुल मिला के जो हमारा सिलेबस है वहीं से सवाल पूछा गया है। सभी को अब बैलेंसिंग करके चलना है, किसी को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विदेशी विनिमय की भौतिक सुपुर्दगी किस मामले में होनी चाहिए पूछ रहा है? चालू बाजार, स्पॉट बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो स्पॉट बाजार में ऐसी स्थिति होती है, ठीक है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD कहाँ स्थित है पूछ रहा है? जिनेवा में स्थित है। RBI का लेखा वर्ष यानी कि उसका जो 1 वर्ष का समय लिया जाता है, कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है ये पूछा है। ये समय होता है जुलाई और जून के बीच में, ठीक है। 108 में पूछ रहा है कि बैंकों को उनके जोखिमपूर्ण संपत्तियों और पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात अनुरक्षित करना क्या कहलाता है? यानी SLR, GBR, CRR। तो ये सारी चीज़ें जो है आप पढ़ेंगे उसमें। तो यहाँ पे जो हो जाएगा उसको पूंजी से जोखिम भारित पर्याप्तता अनुपात CRAR कहलाता है। सामान्य सेवाओं पर व्यय जो है वो क्या कहलाता है? राजस्व कहलाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो जो अपस्फीति होती है वो महंगी धन नीति नहीं होती है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी था। जो अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि विशेष आहरण अधिकार IMF की मुद्रा है, यह किसके रूप में होती है? कागजी, सोना, सोना चांदी, बही खाता प्रविष्टि। तो ये ऑप्शन डी होगा, इसमें बही खाता प्रविष्टि के रूप में होती है, ठीक है। एक सममित बंटन हेतु विषमता B1 होती है, बीटा 1 होती है, 0 होती है, ठीक है। व्यापार चक्र का वर्णन करने के लिए त्वरक सिद्धांत का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो हिक्स के द्वारा किया गया था। घटकों के ह्रासमान प्रतिफल का नियम प्रासंगिक है लघु अवधि में, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। जे वक्र के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। जे वक्र जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड होता है, BOP से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आपको जो चीज़ें करंट से रिलेटेड हैं उनको करंट से रिलेटेड करके जो है चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। आपका सारे सवाल जो है वो सिलेबस हैं और बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेक्निकल सवाल नहीं आते हैं। थ्योरी क्या कहती है बस वही आपको याद करना है, ठीक है।
चलिए, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। हमने कुछ क्वेश्चन को देख लिया एक सरसरी निगाह से। ये क्वेश्चन टेलीग्राम पे अपलोड रहेगा, वहाँ पे आप लिंक में देख लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद पूरा अपने से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, ये हम प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर भी देख लिया हमने मैक्सिमम। कार्टेल एक पूछा जाता है, ये भी आपको मार्केट या जब बाज़ार पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पे प्रतियोगी बाज़ार जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा। तो इसको अल्पाधिकार से रिलेटेड किया जाता है। तो जो है ये था 2016 पीजीटी यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी हाल ही में 2019 में हुआ था। इसके बाद कोई परीक्षा नहीं हुई, तो ये एक तरीके से लेटेस्ट परीक्षा प्रश्न पत्र है आपके लिए। तो आप एक तरीके से यहाँ पे प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझ लिए हैं। एनवीएस पीजीटी का भी हम क्वेश्चन पेपर आने वाले समय में देख लेंगे, और जेएससी लेक्चरर का भी देख लेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर करिए इस चैनल को। थोड़ा सा आपके सहयोग की ज़रूरत है। सभी साथियों के साथ इसको साझा करिए। आने वाले समय में हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।